सेक्शन मेंशन कर दिया करो। ओके क्लास। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ऑडिट सर्टिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। आज हम लोग एक केस स्टडी लेंगे जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, उस पे बेसिस ये केस स्टडीज हैं। तो पहले हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट आर दी थ्रेड्स एंड प्रोफेशनल कोड्स ऑफ एन ऑडिटर। ये थ्रेड्स हैं 5, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जस्ट हम गो थ्रू करेंगे, एक फटाफट से रिव्यू करेंगे। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स की तरफ से ये 5 थ्रेड्स इन्होंने बनाए हैं इन दी ऑडिटिंग प्रोसेस। कौन से 5 थ्रेड्स होते हैं और हमारी जो केस स्टडी है वो इसी पर बेस है। फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड. This occurs when an auditing firm and its partner or associates could benefit from a financial interest in audit client. ठीक है, जिनको जो ऑडिटर है वो जिनकी जो उनका क्लाइंट है उसमें अगर उनका कोई इंटरेस्ट है, यानी कोई पार्टनर उनसे रिलेशन में है या एसोसिएट्स उनके कोई रिलेशन में है, ठीक है, जिससे उनका सेल्फ इंटरेस्ट कनेक्टेड है, तो ये एक थ्रेट होता है। आपकी जो एक ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, इट कैन नॉट बी सेज दैट इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो फर्स्ट थ्रेट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. सेकंड है सेल्फ रिव्यू थ्रेट. This threat occurs when during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagements, or when a member of the audit team was previously a director or senior employee of the client. ठीक है, सेल्फ रिव्यू यानी आप पहली बार उसी कंपनी के ऑडिटर रहे हो या उनके एसोसिएट्स में से कोई रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से होता है ना कि आपने लास्ट ईयर करी थी और आपने इस तरीके से कैसे कर दी, तो वो जो एक होता है ना सेल्फ रिव्यू हो जाता है, उसका भी थ्रेट रहता है कि आप ने सही काम किया था, आप उसको जज करते हो। ठीक है, लास्ट प्रीवियसली ईयर्स में तो आपके किए गए काम को उस टाइम देखा जाएगा, तो वो सेल्फ रिव्यू का एक थ्रेट रहता है जिसके हिसाब से हम बायस्ड हो जाते हैं या मैनिपुलेटिव हो जाते हैं। थर्ड इज एडवोकेसी थ्रेट. दिस threat occurs when the auditor promotes or perceived to promote a client's opinion to a point whose people may believe that objectivity is getting compromised. ठीक है, एडवोकेसी होता है बेसिकली जब हम किसी अन या रॉन्ग चीज को या मैनिपुलेटिव चीज को एडवोकेट करते हैं, करेक्टनेस के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं हाँ भाई ये अरे ये कंपनी अरे ये तो सही काम करती है, ये तो पहले से ही सही काम करती है, मैं तो जानता हूँ इसको। तो these kind of threats known as advocacy threats. फोर्थ होता है familiarity threat. These threats occurs as self-evident and occur when auditors form relationship with the client where they end up being too systematic to the client's interest. Familiarity यानी being familiar with the old clients, और आपने कभी उनके साथ काम किया हो, अभी नहीं कर रहे हैं, तो एक familiarity रहती है, आप जानते हो तो आप biasness करते हो, ठीक है, या पार्शियल हो जाते हो अपने डिसीजंस को लेकर और एविडेंसेस या प्रूफ्स को वेरीफाई नहीं करते हो, तो ये फैमिलियरिटी थ्रेट हो जाता है। लास्ट आता है, लास्ट थ्रेट इज इंटिमिडेशन थ्रेट. ओके, last threat is intimidation threat. It occurs when auditors are deferred from acting objectivity with an adequate degree of professional skepticism. Basically, these threats could happen because of threat of replacement order, disagreement with the applications of accounting principles,
बेसिकली आप इंटिमिडेट करते हो अगर आपको लगता है कि एज पर दी रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं हुआ है, ठीक है, एज पर दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, ठीक है, तो आपका जो एक इंटिमिडेशन होता है ना कि आप इंटिमिडेट करोगे, आप गलत सही बताओगे, तो वो एक थ्रेट बना रहता है, तो आपको एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन काम करना चाहिए, या फीस नहीं दी गई है या फी बाद में दी गई है, इस तरह के कोई भी रिस्पॉन्सेज हैं, या फीस रिड्यूस्ड कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए तैयार रहते हो ना कि अगर हमने ऐसा कहा, अगर हमने बोला कि आपके अकाउंट ऐसे नहीं प्रिपेयर हुए, आप ऐसे बनाओ, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे इंटिमिडेशन से ऐसा ना हो कि मेरी फीस कम कर दी जाए या मेरा नेक्स्ट टाइम हमको बोला ना जाए ऑडिटिंग के लिए, तो ऐसा कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है और आप इंटिमिडेशन नहीं करते हो। तो these are 5 kind of threats, और आज हम लोग जो केस स्टडी ले रहे हैं वो इसी पे बेस है। नेक्स्ट हम एक चीज और बताना चाहेंगे, इसी में ऐड ऑन करना चाहेंगे थ्रेट्स के अलावा, विच इज कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर ऑडिटर। अगर हम लोग बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 की, तो उसमें प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिटर के लिए डिफाइन करे गए हैं कि ऑडिटर को इन्हीं पे बेस होकर अपनी जो ऑडिटिंग प्रोसेस है उसे फॉलो करना चाहिए। तो फटाफट से इनको देख लेते हैं, व्हाट आर दीज प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंटेग्रिटी। हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज इंटेग्रिटी, डूइंग ट्रूथफुल और डूइंग राइट थिंग वेदर पीपल आर वाचिंग यू और नॉट। आपको लोग देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, आपको सही काम ही करना है, इट इज नोन एज इंटेग्रिटी। या अगर हम लोग ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, द इंटेग्रिटी ऑफ ऑडिटर एस्टैब्लिश ट्रस्ट and thus provides a basis of reliance on their judgment। अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फर्दर शेयर होल्डर्स हैं या थर्ड पार्टीज हैं वो रिलायबल समझती हैं आपको, वो आपने जो ऑडिट किए हैं अकाउंट्स उनको उनके ऊपर रिलाई कर सकती हैं। और अगर हम लोग इंटेग्रिटी की ही बात करें तो इंटेग्रिटी किन चीजों पे बेस हो सकती है while doing an audit process, कह सकते हैं it shall promote or their work with honestly diligence and responsibility। मीन्स कि अगर आपने फुल इंटीग्रिटी के साथ, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आपको फुल इंटीग्रिटी के साथ काम करना है, इफ यू आर डूइंग योर वर्क विद द इंटीग्रिटी, इट मीन्स you are doing your work with honestly, with diligence and with responsibility, and it also includes that the auditor shall observe the law and make necessary disclosures which is expected by the law and by the uh, auditing process। ठीक है, यानी आप जैसा लॉ में बोला गया है, जो अकॉर्डिंग्स दी गई हैं लॉ में, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, फॉर्मुलेट करते हो ऑडिट प्रोसेस, एंड आप डिस्क्लोजर्स निकाल के देते हो फॉर दी, कहा जाए कि फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, ताकि शेयर होल्डर्स उससे अच्छे डिसीजंस ले सकें। तो आप डिस्क्लोजर्स देते हो कि क्या उस पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, एसेट्स की वैल्यूएशन क्या थी, हर एक चीज का डिस्क्लोजर करके देते हो। ऑल्सो इंक्लूड्स, अगर हम इसमें और इंक्लूड करना चाहेंगे, तो ऑडिटर shall not knowingly be a party to any illegal activity or engage in act। बेसिकली इंटीग्रिटी का ये भी इस इंटीग्रिटी में इसको भी इंक्लूड करेंगे कि ऑडिटर जानबूझ के ऐसी कोई पार्टी या ऐसी कोई एक्टिविटी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसका इन्वॉल्वेशन हो जो गलत हो रहा हो, अननोइंगली ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब उन्हें नहीं पता है और अगर वो कंपनी छुपा के कुछ ऐसा कर रही है, कुछ फ्रॉड कर रही है, वो तो हम मान सकते हैं, बट अगर ऑडिटर को ये थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि ये कंपनी कोई भी अनएथिकल चीजें कर रही है, हाँ बाय लॉ जिस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं ऐसा कोई काम कर रही है, तो हमेशा उसको वो डाउट्स उसमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करने चाहिए, और बाय बाय द हेल्प ऑफ डिस्क्लोजर्स उनको ये शो करने चाहिए।
अगर हम लोग इंटीग्रिटी की ही बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिविटी है ना कि आप किस पर्पस के लिए ऑडिटिंग कर रहे हो तो वो निकल के आना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम लोग इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं तो ऑनेस्टली, डिलीजेंसली या रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से ऑडिटर की होती है कि वो करेक्ट एंड फेयर व्यू उस ऑर्गेनाइजेशन का दिखाए, जिससे जो थर्ड पार्टीज है, शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको करेक्ट व्यू मिल पाए और उसके अकॉर्डिंग वो अपने पर्टिकुलर डिसीजंस ले पाए। फाइन। अब अगर हम लोग सेकंड प्रोफेशनल कोड एथिक्स की बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इट इंक्लूड्स, ऑब्जेक्टिविटी में हम लोग इंक्लूड करेंगे the auditor shall not participate any activity or relationship that may impair or be presumed to impair their unbiased assessment, which means आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेके, यानी आपका जो एम है, आपका एम है, आपको ऑडिटिंग करना है, आपने प्लानिंग करी है, प्रोसेस बनाया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव से डाइवर्स नहीं होना है, आपको डाइवेट नहीं होना है, इधर उधर नहीं जाना है। उस ऑब्जेक्टिव के को फुलफिल करने के लिए ही उसी के अकॉर्डिंग जो आपने रूल्स रेगुलेशन बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। हाँ, तो अपने ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल भी आपको हटना नहीं है। बिकॉज अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव, जैसे पहले होता है ना कि आपको जो ऑडिटिंग करनी है उसमें आप डिस्क्लोजर्स करोगे, आप पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करके देनी है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपने इसको फुलफिल नहीं किया तो शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम होगी, या जितने भी लोग जो स्टेक होल्डर्स में है, स्टेक होल्डर्स में कस्टमर्स भी आते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी उस कंपनी के किसी भी एक्टिविटी का उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा उनके लिए। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। इवन जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो एसेट्स में जो नंबरिंग लिखी हुई, जो फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हुए, वो मैच होने चाहिए। तो ये आपका कहा जाए एम है, आपको ये फुलफिल करना है बीइंग एन ऑडिटर। थर्ड है अगर हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स की बात करें, थर्ड इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि आप लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये क्या करते हैं, ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास में होती है। तो अगर वो डॉक्टर्स अगर इंफॉर्मेशन आपकी बाकियों को दे दे तो वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली अगर लॉयर की बात करी जा रही है और लॉयर्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर दूसरी पार्टीज को देना शुरू कर दें तो वो गलत हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इस तरह के सारे केसेस में जहां पर भी प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल चीजें हैं ना, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, शेफ्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल, या टीचर्स हो गए, ये सारे प्रोफेशंस है। इन सारे प्रोफेशंस में जो उनका कोड ऑफ एथिक है वो ये कहता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, जिससे आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक ना पहुंच जाए। ठीक है, और ये जरूरी हो जाता है। लाइक फूड में अगर कोई शेफ है, वो आपको पर्टिकुलरली क्या खाना पसंद है, उसके साथ में आपको किससे एलर्जी है, अगर वो किसी और को बता दे तो लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी पता होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं या चीजें हो सकती हैं। अगर वो डिस्क्लोज कर दें आपकी इंफॉर्मेशन किसी और से, तो आपको भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। सिमिलरली लॉयर्स भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पे भी वही है कि ऑडिटर अगर आपकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर लीक कर देंगे, किसी और को पहुंचा देंगे, तो उसका कॉन्ट्रैरी इफेक्ट पड़ सकता है, लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं और दूसरी कंपनी को भी बेनिफिट हो सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनाना बहुत जरूरी होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोगों ने जब लाइबिलिटीज पढ़ी है ना, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर, उसमें लीगल पेनल्टी भी लगती है अगर आपने कोई कॉन्फिडेंशियल चीज किसी लीक कर दी है जो पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताना चाहती है। फाइन। लास्ट इज कॉम्पिटेंसी। द ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों को दो चीजें पता है। फर्स्ट, द ऑडिटर शुड बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। यानी पहला पॉइंट क्या था, एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। सेकंड हम लोगों ने बात करी थी
कि कॉम्पिटेंसी इससे भी जज होगी कि जो ऑडिटर है उसके पास एक ऑडिटिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए। यानी हर सारे के सारे जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो ऑडिटिंग नहीं करते हैं। जो ऑडिटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं और सर्टिफिकेशन लेते हैं सिर्फ वही बीइंग एज एन ऑडिटर काम करते हैं। बाकी अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, कोई सेल टैक्स के होते हैं, कोई अलग अलग होते हैं। तो जो उसके लिए कॉम्पिटेंट होते हैं वो ही उसके लिए भी, इट मीन्स कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसी पे बेस होती है। तो आपको उसका ध्यान रखना है, आपको स्टैंडर्ड्स बताए गए होंगे, आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए होंगे ऑडिटिंग के, तो आपको वो फॉलो करने हैं। बेसिकली अगर हम लोग कोड ऑफ एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं ना, तो ये एक तरीके से रूल्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं कि आप किस तरह प्रोफेशनली काम करो। और ये जो एथिक्स होते हैं ना, ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल होते हैं। यानी अगर इंडिया में है तो इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में ये ग्लोबली एक्सेप्टेबल होंगे कि इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो इसके सब रूल्स या सब पॉइंट्स हैं उनकी बात करी जाती है। तो क्लास ये 2 पॉइंट जो हमने आपको बताया, फर्स्ट थ्रेट्स, जो 5 टाइप के थ्रेट्स हैं, एंड सेकंड प्रोफेशनल एथिक्स जो हम लोगों ने ऑडिटर के लिए बताया, ये दोनों ही हमारी केस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं केस स्टडी। ये थोड़ा सा आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग अच्छे से सुनिएगा, फिर हम इससे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो बी अटेंटिव। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई हमारे पास केस क्या है। ऑब्वियसली इस तरह के केसेस आते रहते हैं और नॉर्मल इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, और किस तरह इनका रिजॉल्व इनको किया जाता है तो वो हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक ऑडिटिंग कंपनी है, ठीक है। ऑडिटिंग कंपनी है और हमारी कंपनी का नाम है RMT एंड कंपनी। ओके क्लास, you are an audit manager at RMT and company, okay, आप सब मैनेजर है, and you are considering a number of ethical issues which have arisen on some of the firm's long lasting audit clients, okay। RMT कंपनी करके हमारी एक ऑडिटिंग फर्म है, फाइन, और हमारे कई सारे क्लाइंट्स हैं और इनमें कुछ एथिकल इश्यूज आ रहे हैं, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ कुछ एथिकल इश्यूज आ रहे हैं जिनको हमको रिजॉल्व करना है, फाइन। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्लाइंट्स कौन से हैं और क्या एथिकल इश्यूज बनेंगे। इसके आगे क्वेश्चंस में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, क्या क्या एथिकल इश्यूज है। पहले समझ लेते हैं कि अलग अलग क्लाइंट्स के साथ हमारी क्या बात हो रही है। फर्स्ट है एबीसी लिमिटेड, ये हमारे क्लाइंट है। RMT एंड कंपनी इज प्लानिंग इट्स एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, फाइन। RMT कंपनी जो कि एक ऑडिटर कंपनी है, ऑडिटिंग कंपनी है, वो एक्सटर्नल ऑडिट करे किसका, एबीसी लिमिटेड का, फाइन। Yesterday, the audit engagement partner रमेश, ये हमारे पार्टनर है, ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, ठीक है। पार्टनर रमेश discovered that a significant fee for information security service which were provided to ABC Limited by RMT and company is overdue, okay। कुछ फी है जो ओवरड्यू हो गई है, ओके। मिस्टर आर होप्स टू बी एबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, मिस्टर रमेश चाहते हैं कि डिस्प्यूट खत्म हो जाए। हैज कंफर्म दैट ही विल डिस्कस द मैटर विद द फाइनेंस डायरेक्टर, ओके। उन्होंने बोला है कि हम जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं एबीसी लिमिटेड के, हम उनसे बात कर लेंगे, फाइन। मिस्टर केशव जिनका नाम है एट द वीकेंड as they both attending a party to celebrate the engagement of Ramesh daughter and Keshav son, okay। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी होने जा रहा है। कैसे, मिस्टर केशव जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं एंड मिस्टर रमेश कौन थे, एंगेजमेंट जो RMT कंपनी है उसके ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, उनकी बेटी है। एंड मिस्टर केशव जो है, जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं एबीसी लिमिटेड के, उनका बेटा है। तो दोनों की एंगेजमेंट हो रही है, फाइन। ये चीज याद रखिएगा, ओके क्लास। ये तो हो गई हमारी एबीसी लिमिटेड के साथ। सेकंड आ जाते हैं हम लोग, दूसरा हमारा क्लाइंट है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इनके साथ क्या इश्यूज है हम लोग चेक कर लेते हैं। RMT एंड कंपनी इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ओके। RMT एंड कंपनी एक्सटर्नल ऑडिटर है XYZ प्राइवेट लिमिटेड की, फाइन।
and also provides other non-audit services to the company. Okay. अच्छा, ये एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं और कुछ अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड को. ओके. While performing the audit for the current year, the audit engagement partner was taking ill. अच्छा, जो हमारे ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है वो बीमार हो गए एंड टू कैन इनडेफिनेट लीव फॉर द एब्सेंस फ्रॉम द फर्म. ओके. बीमार हो गए और उन्होंने ये भी नहीं बताया कितने दिन की छुट्टी ली है. इनडेफिनेट उन्होंने एक तरीके से छुट्टी ले ली है. द एथिक्स पार्टनर हैज आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स. जो एथिकल इश्यूज देख रहे हैं उस पर्टिकुलर RMT एंड कंपनी जो ऑडिटिंग फर्म है वो देखते हैं कि पोटेंशियल रिप्लेसमेंट कौन होगा. जो इस जो इल हो गए, जो बीमार हो गए हैं, उनका पोटेंशियल कौन रिप्लेस कर सकता है उनको, और जो इंडिपेंडेंसी भी हो, जिसकी इंडिपेंडेंसी फुल्ली हो और हाईएस्ट लेवल पे हो. अच्छा, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है? मिस्टर पंकज गर्ग, who is, ये पहला ऑप्शन है. मिस्टर पंकज गर्ग who is also the partner in charge of the tax services provided to XYZ प्राइवेट लिमिटेड. फाइन. मिस्टर गर्ग हमारे पास ऑप्शन में है और वो क्या चेक करते हैं? वो पार्टनर इन चार्ज ऑफ द टैक्स सर्विसेज, वो टैक्स सर्विसेज वाला काम देखते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड का. ओके. फिर उसके बाद मिस्टर मोहित तनेजा है, हु वाज अ ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर फॉर द प्रीसीडिंग 5 years. वो 5 सालों से जो पिछले 5 साल हैं उसमें उन्होंने ये ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर रहे हैं फॉर दी XYZ प्राइवेट लिमिटेड. ओके. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मिस्टर चैतन्य गर्ग, हु इंट्रोड्यूस्ड XYZ प्राइवेट लिमिटेड एज अ क्लाइंट when he joined the firm as an audit partner 5 years ago. अच्छा, ये 5 साल पहले की बात ये बता रहे हैं. चैतन्य है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था XYZ प्राइवेट लिमिटेड को बाय RMT एंड कंपनी से. ओके. लास्ट हमारे पास ऑप्शन है मिस्टर निकुंज गर्ग, हु इज ऑल्सो द पार्टनर इन चार्ज ऑफ पेरोल सर्विसेज. अच्छा, ये जैसे पंकज गर्ग टैक्स का चार्ज देख रहे थे XYZ प्राइवेट लिमिटेड में, उसी तरह निकुंज देख रहे हैं पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के. ओके. तो ये हमारा सेकंड क्लाइंट है. ये सेकंड क्लाइंट के साथ हमारे एंगेजमेंट्स हैं जो एथिकल इश्यूज है. अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस लेंगे. नेक्स्ट हमारे और क्लाइंट है MN लिमिटेड. इनके साथ भी इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज हैं एथिकल RMT कंपनी के. ओके. MN लिमिटेड के साथ क्या प्रॉब्लम है देख लेते हैं. MN लिमिटेड इज अ लार्ज पब्लिक कंपनी. ओके. ये एक पब्लिक कंपनी है एंड हैज एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ RMT एंड कंपनी. ओके. RMT कंपनी इनकी ऑडिट क्लाइंट है फॉर सेवरल ईयर. आदिश जैन, अ पार्टनर ऑफ RMT एंड कंपनी, has acted as an engagement qualified controller reviewer. Okay. EQCR है ये RMT कंपनी में एंड ये सर्व कर रहे हैं काफी सालों से. ऑन द लास्ट 2 ऑडिट्स है ये EQCR भी है. एट अ रिसेंट मीटिंग ही एडवाइज दैट he can no longer be EQCR on the engagement as he is considering accepting appointment as a non-executive director. Okay. क्योंकि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोस्ट रिसीव करने जा रहे हैं तो इन्होंने मना कर दिया है कि ये अब EQCR नहीं बनेंगे. ओके. क्योंकि ऑडिट कमेटी में जो MN लिमिटेड है इनकी ऑडिट कमेटी में बैठेंगे और ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट ले रहे हैं. ठीक है. So the board of director has also asked RMT and company if they would be able to provide internal audit services to the company. Okay. अब क्योंकि ये दूसरी कंपनी में जुड़ने जा रहे हैं MNT लिमिटेड में, तो ऑब्वियसली इन्होंने RMT कंपनी से बोला है कि आप हमें हमारी इंटरनल ऑडिट सर्विसेज के लिए कोई और पर्सन दीजिए, बिकॉज क्योंकि वो तो उनको तो हम हायर कर रहे हैं फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ओके. तो ये तो हमारा इनके साथ MN लिमिटेड के साथ इशू हो गया. नेक्स्ट हमारा इशू अब क्या है? सभी के साथ इशू हो जाए इनके. नेक्स्ट हम देख लेते हैं PQR लिमिटेड. भी हमारे पास एक कंपनी है. इनके साथ क्या है? PQR लिमिटेड, a listed company, is one of the RMT and company's largest client. Okay. PQR लिमिटेड हमारी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो क्योंकि काफी बड़ी क्लाइंट है हमारे लिए. Last year, the fee for audit and other services was rupees 1.2 crore. Okay. Last year हमारी audit services की फीस थी जो हमारे लिए 1.2 करोड़ थी, and this year it is expected to be 1.5 crore.
okay, which represent 18% and 19.6% of the RMT's total income respectively. जो RMT की total income है उसका 18% हमें PQR लिमिटेड से मिलता है और पिछले साल मिला और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 19.6% हमारी टोटल इनकम का रिस्पेक्टिवली PQR लिमिटेड से मिलेगा। ओके, ये हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं। फाइन क्लास, तो दीज आर दी इश्यूज। ये हम लोगों ने ABC लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, MN लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड, ये तीन चार कंपनीज हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट है identifies the threats to RMT and companies' independence and proposes an appropriate course of action for the firm if Adesh Jain accept appointment as a non-executive director of MN Limited. Okay, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था आतिश जैन क्या कर रहे हैं, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट ले रहे हैं MN लिमिटेड में। तो उन्होंने बोला है कि हमें EQCR की जो हम देखते थे उससे हमें हटा दीजिए। तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हमें हमारा एथिक्स क्या कहता है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है हमें करने के लिए। तो आंसर इज if Adish Jain accept the position as a non-executive director for MN Limited, self-interest and self-review threat are created. Yes, अगर क्योंकि क्या होगा, सेल्फ इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा क्योंकि अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सेल्फ रिव्यू का भी थ्रेट बना रहेगा, क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने EQCR की पोस्ट पे काम किया, अब जो उनका क्लाइंट था उसी की कंपनी में वो हायर हो गए, तो उनका भी तो रिव्यू रहेगा कि भाई आपने कैसा काम किया था और जिस वजह से ये सब अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो चेक किया जाएगा। तो उनका रिव्यू वाला भी थ्रेट उसमें रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अब इसके लिए क्या करना है, फर्दर एज पर कोड ऑफ एथिक्स, नो पार्टनर ऑफ द फर्म शुड सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट and as such RMT and company would need to resign as auditor. ठीक है, अब क्योंकि RMT एंड कंपनी के एक पार्टनर उस कंपनी में अपने क्लाइंट वाली कंपनी में हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू वाला जो थ्रेट है वो बना रहेगा। इसलिए RMT कंपनी जो MN लिमिटेड कंपनी है वो अपने क्लाइंट से उनको या बीइंग एज एन ऑडिटर ऑफ MN लिमिटेड से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी क्लाइंट थी उसका मेंबर बन चुका है और वो भी डायरेक्टर की पोस्ट पे है, तो कहीं ना कहीं आप पर फोर्सफुली वो बातें रख सकते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उनकी चीजों। तो कहीं ना कहीं जो एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ही हमें कहता है कि हमें एज एन ऑडिटर की पोस्ट से रिजाइन करना चाहिए, so that self interest and self review threat will not be arises. Okay class ये क्लियर हुआ है सबको? क्लास अनम्यूट करके माइक इतना बता दीजिए, आपको ये वाला जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखा ये क्लियर हुआ केस स्टडी से? समझ आया, मतलब ये वाला क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है इसमें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके बेटा। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी आप अटेंटिवली सुनिएगा और हमको बताइएगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द पॉसिबल थ्रेट्स टू RMT and company's independence and recommends an appropriate safeguard in relation to the audit of ABC Limited। यहाँ पर अब RMT कंपनी और ABC Limited की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है जिसमें वो यादव अगर ABC लिमिटेड में ही हो रही थी ना, दो जो उनके ये लिखा भी हुआ है, अच्छा, रमेश एंड केशव, और उनके एक के बेटे जो केशव के सन थे और रमेश की डॉटर थी, इनके बीच में एक कहा जाए एंगेजमेंट हो रही है उनके बच्चों की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी है उसके लिए क्या थ्रेट है। तो फर्स्ट है, आप बताइएगा कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, क्या है। ठीक है, फर्स्ट है an intimidation threat exists due to the overdue fee and ABC Limited should be advised that all fee must be paid prior to the auditor's report being signed। ठीक है,
क्योंकि उन्होंने फीस भी बाकी थी, तो उन्होंने बोला था कि हम उनसे बाद में बात करेंगे, अभी उन दोनों के बच्चों की एंगेजमेंट चल रही है, तो अभी हम बाद में बात कर लेंगे उनसे, फीस के लिए उनकी ओवर ड्यू हो गई थी ना फीस। सेकेंड पॉइंट है, a self-interest threat exists due to the relationship between Ramesh and Keshav, and Ramesh should be removed as audit partner. Obviously, क्योंकि उनका सेल्फ इंटरेस्ट वाला थ्रेट भी उसमें आ जाएगा, बिकॉज उनके बच्चों की आपस में एंगेजमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनको एज एन ऑडिट पार्टनर रिजाइन कर देना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी से। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड और बोथ, और दोनों नहीं होने चाहिए? कोई भी बता सकता है क्या आंसर होना चाहिए हमारा, कौन सा आंसर, मतलब कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, कि कौन से पॉसिबल थ्रेट्स हो सकते हैं ऑडिटिंग फर्म आरएमटी कंपनी के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड, कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं। ओके, हम बता देते हैं आंसर सेकंड, क्योंकि सेकंड में हम लोग देख रहे हैं, इन लाइन विद कोड ऑफ एथिक्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वुड अराइज ड्यू टू द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर एंड द फाइनेंस डायरेक्टर। एबीसी के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनके और आरएनटी कंपनी के जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर हैं उनके दोनों के बीच में, क्योंकि एक कहा जाए पर्सनल रिलेशन होने जा रहा है, जिसकी वजह से वो एक सेल्फ इंटरेस्ट उनका बना रहेगा, जो कि गलत है अगर हम लोग एज एन ऑडिटर चेकआउट करें इसको। सो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, नॉट इंटिमिडेशन थ्रेट, would arise as a result of the overdue fee, and due to the nature of non-audit work, it is unlikely that a self-review threat would arise. तो ऑब्वियसली बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट तो नहीं, बट सेल्फ इंटरेस्ट है और सेल्फ रिव्यू वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ऑप्शन में कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए एज एन एंगेजमेंट पार्टनर फॉर आगे जाके, मतलब एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ना मैनिपुलेटेड हो इसलिए। फाइन, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसर्न ऑफ द एथिक्स पार्टनर which of the partners identify as potential replacement। ओके, XYZ प्राइवेट लिमिटेड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे क्या कहा जाए पार्टनर थे एक्स वाई आरएमटी कंपनी में, उन्होंने बोला कि भाई अब हम रिजाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा रिप्लेसमेंट हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो आपको जल्दी से रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, ये चार ऑप्शंस थे हमारे पास, पंकज गर्ग, मोहित तनेजा, चैतन्य गर्ग एंड निकुंज। जिसमें हम लोगों ने देखा पंकज एंड निकुंज, ये तो ऑलरेडी ये टैक्स सर्विसेज देखते हैं और ये पेरोल सर्विसेज देखते हैं, तो ऑब्वियसली ये दोनों तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप पहले ही उस सेम कंपनी की और भी चीजें जो इनको हम लोग बोलते हैं ना नॉन ऑडिट सर्विसेज भी आप चेक कर रहे हो, तो कैसे हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं मोहित तनेजा और चैतन्य गर्ग हमारे पास बचते हैं। मोहित तनेजा वॉज एन ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, पिछले 5 सालों से ये ऑलरेडी कहा जाए ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, हमें ऑलरेडी पता है कि 5 साल इंडिविजुअल के लिए और 10 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव 10 ईयर्स होता है ऑडिटिंग फर्म के लिए। ठीक है, तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई 5 ईयर 10 ईयर्स का तो टेन्योर रहता है, तो इनको भी हम मतलब एज अ रिप्लेसमेंट बेस्ट पार्टनर नहीं ले सकते। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बताए बचेगा, चैतन्य गर्ग, जिन्होंने XYZ से का इंट्रोडक्शन आरएमटी लिमिटेड से किया था, बहुत काफी 5 साल पहले इन्होंने किया था, तो ये इस इन ये हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, चैतन्य गर्ग को। फाइन, नाउ विल सी दी आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है मिस्टर पंकज गर्ग, जो ऑलरेडी क्या देख रहे हैं टैक्स सर्विसेज, निकुंज क्या देख रहे थे पेरोल सर्विसेज, तो दोनों ही हम लोग कैंसिल कर देते हैं। फिर मोहित तनेजा है जो 5 सालों से ऑलरेडी ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर्स पहले से ही है, तो हमारे पास ऑप्शन बन रहा है चैतन्य गर्ग, क्वेश्चन नंबर 3। ओके,
In order to maintain independence, Chaitanya Garg would be the most appropriate replacement as audit engagement partner, as he has no ongoing relationship with XYZ Limited, Private Limited. So हम लोग क्या करेंगे कि चैतन्य गर्ग को अपॉइंट कर लेंगे एज, और इसलिए भी अपॉइंट करेंगे कि भाई जो हमारे पास और अलग तरह के जो थ्रेड्स हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो और बाद में कैंसिलेशन ना हो जाए हमारे, क्योंकि क्या होता है अगर ये बाद में पाया गया कि कोई भी रिलेशन है, जो ऑडिट पार्टनर है उसका कोई भी रिलेशन है आपकी कंपनी से, तो कैंसिलेशन हो जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, तो ऐसा ना हो पाए इसलिए हम पहले से ही प्रॉपर चीजें चेक करके रखेंगे और हम उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। तो हम किसका सिलेक्शन कर रहे हैं? चैतन्य गर्ग। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताया है हमारे पास में, you are separately considering MN Limited's request to provide internal audit services and the remit of these services if they are accepted. Which of the following would result in RMT and company assuming a management responsibility in relation to the internal audit services? Okay. MN Limited में हम लोग internal audit services के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा? फर्स्ट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, sorry class, taking responsibility for designing and maintaining internal control system. Second है, determining which recommendation should take priority and be implemented. Third, setting the scope of internal audit work to be carried out. ठीक है, यानी इंटरनल ऑडिट के अलावा हम सेपरेटली कौन सी पार्ट्स को इनमें से कंसिडर करेंगे। तो हम लोग जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं, सारे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें देखें, आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल, रिकमेंडेशंस जो पिछले हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कैसे इंटरनल कंट्रोल होता है। और थर्ड है सेटिंग द स्कोप, हमें इंटरनल ऑडिट का स्कोप भी सेट करना है। तो इसलिए हमारे जो तीनों ऑप्शंस है वो तीनों ही सही है, क्योंकि हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी अगर हम इंटरनल कंट्रोल को देखते हैं या उसको लेकर चलते हैं इंटरनल कंट्रोल सर्विसेज को। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड आरएमटी कंपनी एंड टेक टू मेंटेन देयर ऑब्जेक्टिविटी कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है, इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ फी इनकम फ्रॉम वीड कंपनी। ओके, द लेवल ऑफ फी इनकम should be communicated to those charged with governance. Separate team should be used for the audit and non-audit work. Request payment for the current year's audit fee in advance of any work being performed. Last है, request a pre-issuance review be conducted by an external accountant. ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी किस पे बेस होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ कैसे? फर्स्ट में क्योंकि यहाँ पर प्री इश्यूएंस दिया हुआ है, एक्सटर्नल अकाउंटेंट ने जो भी रिव्यू किया हुआ है उसको हम कंसिडर करेंगे, और फर्स्ट लिखा हुआ है लेवल ऑफ फी जो हमें कम्युनिकेटेड करी गई है कि कितनी फी चार्ज करी गई है, और जो ये दो चीजें दी गई हैं ये ऑब्जेक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सेपरेट टीम्स बनाना है ये प्रोसेस का पार्ट है, रिक्वेस्ट पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट डालनी है ये दूसरा काम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज अ लिस्टेड कंपनी है, और क्योंकि इनकी फीस बहुत ज्यादा थी हम लोग को पहले ही पता है, तो ऑब्वियसली जो भी इनके प्रोसेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये दो चीजें सेलेक्ट करते हैं। ये इसमें 5 ही क्वेश्चन है क्लास, हम लोगों ने एक केस स्टडी ली है, कल दूसरी केस स्टडी लेंगे, और ये जो भी केस स्टडीज है ये प्रैक्टिकलिटी में आपको बता रही हैं कि किस तरीके से ऑडिट फर्म काम करती है, किस तरह से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जज करी जाती है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है जो उन्हें फॉलो करने होते हैं। एंड क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अगर इनकी केस स्टडीज लेंगे तो बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। आई होप आपको हेल्प हुई होगी समझने में। एंड आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है क्लास? यस मैम। ओके, सृष्टि, Yes, ma'am. शिफाली, शिवानी, आयुषी, रक्षा, एकता, साधना, प्रीति, विवेक, प्रिंसी, श्रद्धा, मुस्कान, उत्कर्ष गुप्ता सेकेंड, सलोनी, दीपाली, जया, मलिका, अनमोल, अंशिका, ओके, अंशिका तिवारी 1,
वंशिका, तुलिका, वो इज देयर एनीवन एल्स जिन्हें पे ओके अभय, साक्षी, हर्षिता, यस ऋतु, स्टूडेंट्स डू मेंशन योर अटेंडेंस बेटा, यस प्रिया, दीपाली, मेघना, mention the Yes, ma'am. attendance. Okay, okay. Ma'am, Neeraj. Tanya Hassan. Okay, okay. Actually, I am just reading the name from the list who are added in the. Okay. Attendance mention करिए yes Tanya. Do mention your attendance in the chat box. क्लास आप सब अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन किया करिए बेटा, वो चैट बॉक्स सेव हो जाएगी ना इसलिए बोल रहे हैं. Okay, thank you class. Thank you, ma'am. मैम Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Okay, welcome. एक्सक्यूज मैम Yes, yes. हम Wait. चेक कर लीजिए एक बार अभी मेंशन किया था